नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बिहार के जमुई से रिश्तों को तार तार कर देने की एक खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने ही भतीजे से शादी कर ली। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि महिला पहले से ही शादीशुदा और 4 साल के बच्चे की मां है। जिस दिन महिला की शादी हुई उस दिन महिला का पति भी मंदिर में मौजूद था। दरअसल शादी के 2 साल बाद ही आयुषी की पड़ोस में रहने वाले सचिन दुबे से नजदीकियां बढ़ गई, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता था। आयुषी ने पहले अपने पति विशाल पर मानसिक प्रताड़ना और मारपीट का भी आरोप लगाया है। बहरहाल ये शादी पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस को एक अहम सबूत हाथ लगा है। इंदौर के एक नाले से आरोपी सोनम रघुवंशी का लैपटॉप मिला है, जो जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। शिलोंग पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी विशाल को कमरा दिलवाने वाला ब्रोकर शिलोंग को नाले में उतारा। इस दौरान पुलिस को एक सफेद थैला मिला। दावा है कि इसी थैले में एक सोनम का लैपटॉप, मोबाइल और कुछ दस्तावेज मिले। यही नहीं, ओल्डा पलासिया के पास इस नाले से पुलिस को एक पिस्टल भी मिली है। ये वही पिस्टल है जिसे आरोपियों ने राजा को मार डालने के लिए खरीदा था। पुलिस के मुताबिक ब्रोकर शिलोंग की कार से 1 लाख रुपए भी बरामद हुए। इधर राजा के भाई ने दावा किया कि अगर सोनम का प्लान ए और बी फेल हो जाता तो सोनम ने राजा को मारने के लिए प्लान सी भी तैयार करके रखा हुआ था। दिल्ली के ज्योति नगर में युवती को 5वीं मंजिल से फेंकने वाले आरोपी तौफीक को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार था। पुलिस के शिकंजे में खड़ा ये वही आरोपी तौफीक है जिसने 19 साल की नेहा को छत से नीचे फेंक दिया था और खुद फरार हो गया। लेकिन लंबी छापेमारी और कड़ी तलाशी के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को रामपुर के टांडा से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया। वारदात के दिन आरोपी बुर्का पहनकर आया था और नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का देकर फरार हो गया था। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित के परिजनों ने फांसी की सजा की मांग की है। वहीं पुलिस की माने तो मृतक नेहा और आरोपी तौफीक के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। लेकिन जब 23 जून को नेहा को पता चला कि तौफीक किसी और से शादी कर रहा है तो दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने नेहा को छत से धक्का दे दिया और नेहा की मौत हो गयी। उदयपुर में 22 जून को फ्रांस की युवती के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद उदयपुर में लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोपी पुष्पराज ओझा वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिली उसे चित्तौड़गढ़ हाईवे के पास से धर दबोचा गया। फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ और गंगरार का रहने वाला है, उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। हालांकि आरोपी पुष्पराज ने अपने आप को बेकसूर बताया है। हनी ट्रैप हुआ है मेरे साथ, रेप नहीं किया है मैंने। इंडस्ट्री के दौरान हनी ट्रैप हुआ है। वहीं रेप के आरोपी को जब एएसपी ऑफिस ले जाया गया तो वहां मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। पीड़िता महिला मोबाइल फोन के ऐड के शूटिंग के सिलसिले में उदयपुर आई थी। शूटिंग यूनिट में आरोपी भी शामिल था। उसी रात पार्टी के दौरान अपने फ्लैट पर ले जाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार पुलिस ने एक ऐसे फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है जो पटना में घर घर जाकर शराब की होम डिलीवरी करता था। पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पटना में ऑन डिमांड घर घर जाकर शराब सप्लाई कर रहे इस फर्जी दारोगा ने बड़ी शान से कंधे पर 2 स्टार लगाए थे ताकि किसी को शक न हो। कद काठी भी दारोगा वाली और वर्दी थी। यही नहीं, ये फर्जी दारोगा पुलिस की स्टिकर लगी गाड़ी में घूमता और घर घर जाकर शराब की सप्लाई करता। लेकिन इसकी ये चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि पुलिस ने इसे शराब समेत गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 2 लाख की शराब जब्त हुई, जिसमें कई तो बोतलें हैं और कई अधे और पव्वे। पुलिस ने फर्जी दारोगा को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। बिहार के रोहतास से 6 साल की नन्ही घुड़सवार पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। नन्ही बच्ची की जोशीली सवारी न केवल मोहल्ले की शान बन चुकी है बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आव्या जब घुड़सवारी करती है तो पूरा मोहल्ला एकटक उसे देखता रहता है। आव्या पहले अपने कैंपस में ही घोड़ा दौड़ाती थी, लेकिन कैंपस से निकलकर वो सड़कों और मोहल्लों का रुख करने लगी। सुबह और शाम जब भी आव्या को मौका मिलता वो घोड़ा दौड़ाने से नहीं चूकती। अब तो वो सासाराम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से भी रेस लगाती है। आव्या ने अपने घोड़े का नाम बादल रखा है। आव्या के पिता ने जानवरों के लिए बच्ची का प्यार देख उसे घुड़सवारी सिखाने का फैसला किया था। असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा इस बार गौ रक्षकों पर फूटा है। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर गौ रक्षक इतने बहादुर हैं तो इन्हें चीन से लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। ओवैसी ने मुस्लिमों पर अत्याचार का आरोप लगाया और गौ रक्षकों को चुनौती दे डाली। मध्य प्रदेश में
यहाँ पर हाजी मकसूद को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो। और ये जितने गांव रक्षक है, इतने बहादुर है, तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो, लड़कियां चल। अरे देश को बचाओ, देश की रक्षा करो, देश को खतरा है चीन से। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस पर भी अपनी भड़ास निकाली। और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल। नहीं, नाम नहीं बोलते। क्यों? आपके साले हैं, ससुरे हैं, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे? इतना शर्मा रहे क्यों? ओवैसी ने ओडिशा की घटना को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। उनके सर के बाल मुंडा दिए, हाथों को बांध दिया, 1 किलोमीटर उनको रेंगने लगाया, घास उनके मुंह में डाली। अरे बीजेपी वालों, बेशर्मो, देखो ये दलितों पर जुल्म हो रहा है। ये तुम जुल्म कर रहे हो। अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है। वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मगर यहाँ दलितों को मार रहे और बड़ा देख काम समझ रहे हैं। ओवैसी का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के हितों से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद ये बात साफ हो गई कि मुस्लिम महिलाओं के पास भी एक तरफा तलाक का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को खुला के जरिए तलाक लेने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने के लिए शौहर की सहमति भी जरूरी नहीं है, यानी मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से अपने शौहर से अलग हो सकती है। दरअसल खुला इस्लामी कानून में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्नी मेहर जैसी आर्थिक चीजें छोड़कर अपने पति से तलाक ले सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी मेहर वापस नहीं कर रही है तो उसके लिए पति कोर्ट भी जा सकता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और BR मधुसूदन राव की पीठ में हो रही थी। दरअसल साल 2020 में एक मुस्लिम महिला के पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि उसकी पत्नी ने खुला के लिए सहमति नहीं ली। फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पति हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट से भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। बात अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां आज सियासी बवाल दिखाई दिया। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, तभी बीजेपी ने इस प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल विरासत गलियारा के लिए सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन उचित मुआवजा न मिलने की बात कहते हुए व्यापारी और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मुआवजे का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन व्यापारियों से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन ये लोग व्यापारियों से मिल पाते उससे पहले ही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इनका रास्ता रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। पुलिस के सामने ही बीजेपी के नेता माता प्रसाद पांडे की गाड़ी को पीटने लगे। चूंकि ये बीजेपी के नेता थे, इसीलिए पुलिस भी ज्यादा सख्ती नहीं दिखा पाई। वीडियो में नजर आया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ जोड़कर हटने के लिए कह रहे थे। इस दौरान डेलीगेशन की कार का शीशा भी टूट गया। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डेलीगेशन पर अंडे भी फेंके। इस घटना पर अखिलेश यादव ने लिखा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव पर असामाजिक तत्वों का हमला घोर निंदनीय है। दिल्ली के रिठाला इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां करीब 25 लोग काम कर रहे थे। खबर है कि आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में जब आग लगी तो पहले लोगों ने उसे खुद बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग के फैलने की वजह से करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी से दीवार तोड़ी और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बनाया। कुछ महिलाओं को पास की इमारत से सुरक्षित निकाला गया। लेडीज ऊपर चढ़ गई, ऊपरली दीवार पर कूदी पिछले की तरफ, तो वहाँ से आदमी को टेलीफोन आया। हमने उसको, औरत को, हमने आदमी को टेलीफोन किया, परली फैक्ट्री खुलवा के वो आदमी परली साइड से उतारी। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग सबसे पहले ऊपर की मंजिल पर लगी, उसके बाद बेकाबू होकर नीचे की तरफ भी फैल गई। इस 5 मंजिला इमारत में करीब 25 लोग मौजूद थे। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कपड़े का काफी सामान रखा गया था, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की।
राजस्थान के जयपुर में बीच सड़क पर मेथनॉल केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर पलट गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग झुलस गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ही ट्रक के केबिन में आग लग गई। कुछ देर बाद ही पूरा ट्रक धू धू कर जल उठा। इस दौरान केबिन में फंसे ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। हाईवे पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। केमिकल गिरने से पूरी सड़क सफेद हो गई, मानो बर्फ की चादर बिछ गई हो। मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस ने एहतियातन हाईवे को बंद कर दिया, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। केमिकल से भरा ट्रक गुजरात से हरियाणा के भिवंडी की ओर जा रहा था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पानी का पाइप टूट जाने से सड़क पर फव्वारा फूट पड़ा। शिकायत के बाद भी जब पाइपलाइन ठीक नहीं हुई तो स्थानीय पार्षद सीवरेज के पानी में ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। दरअसल इलाके में सीवरेज की लाइन डाली जा रही थी, तभी मेन पाइपलाइन टूट गई, जिससे सड़क के बीचों बीच 30 फीट ऊंचा फव्वारा फूट पड़ा, जिससे आसपास का इलाका पानी से भर गया। लोगों को जब परेशानी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद संदीप सिंह से की, जिसके बाद पार्षद सीवरेज डालने वाली एजेंसी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसी सीवरेज के पानी में बैठ गए, जिसकी वजह से पाइप टूटी। पार्षद का अनोखा प्रदर्शन देख नगर निगम एक्शन में आई और तुरंत पाइपलाइन ठीक करने का भरोसा दिलाया। तब जाकर लोगों को इस परेशानी से राहत मिली। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियां इस वक्त उफान पर हैं। पुलिस ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। रुद्रप्रयाग के पास बहने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अलकनंदा नदी के किनारे बनी करीबन 15-16 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति गले तक पानी में डूब चुकी है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से संगम तट का आधा हिस्सा अब जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश की आशंका है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने से वहां पर बाढ़ के हालात बन गए। हालांकि अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन कई गाड़ियां पानी के सैलाब में बह गई हैं। वहां से सामने आई तस्वीरें हैरान करने वाली थी। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नदी में पानी और मलबे का सैलाब इतना तेज था कि एक गाड़ी तिनके की तरह बहती दिखाई दी। वहीं नदी में सैलाब आने के बाद आसपास की बस्तियों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें बड़े बड़े पेड़ बहते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से कई सड़कें टूट गई और लोग फंस गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदियों के पास नहीं जाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर मचा दिया है। बाढ़ की वजह से मनाली को लेह और शिंकुला से जोड़ने वाले रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जिंग जिंगबार और शिंकुला के पास नालों में आई बाढ़ से कई पर्यटक भी फंस गए हैं। इस बीच एक घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। नदी के दोनों तरफ कुछ लोग रस्सी पकड़कर खड़े हो गए। एक रस्सी के जरिए घायल शख्स को नदी के दूसरी तरफ ले जाया जाने लगा, जबकि दूसरी रस्सी को पकड़कर कुछ लोग सहारा देते दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही पानी के तेज बहाव में उनका संतुलन बिगड़ गया। नदी किनारे खड़े लोगों ने घायल शख्स को तो किसी तरह बाहर खींच लिया, लेकिन उसे सहारा दे रहे 3 लोग बहने लगे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जबकि नदी की तेज धारा एक शख्स को बहा ले गई। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो भी पानी से बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। जम्मू से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स तवी नदी के उफान में फंस गया। करीब 1.5 घंटे तक वो खुद को बचाने की जद्दोजहद करता रहा। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती या अगर हाथ छूट जाता तो वो शख्स तेज धार में बहता चला जाता। ये तब हुआ जब वो शख्स रेत निकालने के लिए तवी नदी में पहुंचा। जब वो नदी में उतरा तो वहाँ पानी नहीं था, लेकिन अचानक बाढ़ का पानी आ गया और वो वहीं फंस गया। सर सुबह से कुछ नहीं था, सुबह से सूखा था, इधर कुछ नहीं था, अचानक ये बाढ़ आई। गनीमत रही कि उस शख्स ने पिलर से लटकी एक रस्सी को पकड़ लिया और वहीं खड़ा रहा और बचाव दल का इंतजार करता रहा। दिक्कत यह है कि पानी का बहाव बहुत तेज है, तो ऐसे में इस पानी के तेज बहाव में कोई भी शख्स हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।
इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन पानी के बहाव को देखते हुए किसी ने भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर उस शख्स को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी की सीढ़ी को पुल से नीचे लटकाया, जिसके सहारे टीम का एक सदस्य नदी में नीचे उतरा और फंसे हुए शख्स के पास पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला गया। किस तरह से करीब 1.5 घंटे से फंसे एक शख्स को, जो कि तवी नदी से रेत और बालू निकालने आया था, किस तरह से उसे एसडीआरएफ ने एक बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला है। नदी से बाहर आते ही लोगों ने तालियां बजाकर एसडीआरएफ की टीम का हौसला बढ़ाया। हालांकि रेत ढोने के लिए लाए गए कई घोड़े पानी में बह गए। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। बरसाती नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों के जनजीवन पर बुरी तरीके से इसका असर पड़ा है। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ा हादसा हो गया। हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र में फायर ब्रिगेड दफ्तर के पीछे बहने वाली नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। नहर में गिरते ही कार पलट गई और थोड़ा आगे बहकर एक पुलिया में फंस गई। इस दौरान कार के अंदर पानी घुस गया। इसकी जानकारी मिलते ही राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। काफी कोशिश के बाद कार को रेस्क्यू कर नहर से बाहर निकाला। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार में 7 लोग सवार थे। इनमें से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। यूपी के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। शामली में हो रही लगातार बारिश की वजह से नगर पालिका की पोल खुल गई। नालों के समय पर सफाई ना होने की वजह से शहर की गलियों, सड़कों पर पानी भर गया। यहां तक कि लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद शहर के कई मोहल्लों, सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया। गली हो या फिर मेन रोड, सभी पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। कई लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो व्यापार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है और ये हालात आप देख ही सकते हैं। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूब गया, जबकि कई गाड़ियां बंद हो गईं, जिसके बाद लोग उन्हें धक्का देकर ले जाते दिखाई दिए। राजस्थान में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर आ गई। और इस बीच बूंदी में घोड़ा पठार नदी में आई बाढ़ में 2 लोग फंस गए, जिसमें एक युवती भी शामिल थी। ये तब हुआ जब एक युवती पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी में गई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो पानी में बह गई। कुछ दूर जाने के बाद चट्टान में फंस गई। युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक लड़का उसे बचाने गया, लेकिन वो भी बीच मझधार में फंस गया, जिसके बाद दोनों चट्टान के एक टुकड़े पर खड़े होकर रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। दोनों के बाढ़ में फंसने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद पुलिस राहत बचाव दल के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक शख्स रस्सी लेकर उन दोनों के पास पहुंचा, जिसके बाद दोनों उस रस्सी की मदद से बाहर निकल आए। बाढ़ और बारिश की वजह से बिहार के नवादा में भी तबाही देखने को मिली। यहाँ के मशहूर ककोलत झरने का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। झरने में अचानक इतना पानी आ गया कि झरना विकराल रूप में बह रहा है। और ककोलत झरने का पानी इतनी तेजी से जमीन पर गिर रहा है कि उसे उठने वाली आवाज से आसपास के लोग डर रहे हैं। चारों तरफ से पानी की तेज धारा बह रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सीढ़ियों की रेलिंग तक टूट गई और अब ककोलत झरने का पानी सीढ़ियों में भी बहने लगा। झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन बताया जा रहा है कि झरने में इतना पानी सिर्फ बिहार में हुई बारिश की वजह से नहीं आया, बल्कि झारखंड से बहकर आ रहे पानी की वजह से ही झरने ने विकराल रूप लिया है। राहत की बात यह है कि ककोलत झरने को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद है। कोई झरने के आसपास ना जा पाए, इसीलिए वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा इसीलिए उससे छीन लिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान स्टेट है। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का मुद्दा फिर उठाया, लेकिन इस बार जो उन्होंने तर्क दिया उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान स्टेट है। जिस तरीके से आपने कहा अपने स्पीच में कि ये स्टेट इसलिए लिया गया कि हम मुसलमान, क्या वजह थी, क्या वजह थी ले जाने की?
क्या हम लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं? हमने मुल्क के साथ हाथ जोड़ा क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर की तबाही नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासनकाल में ही हुई है। पता नहीं किस प्रकार के बयान दे रहे हैं पूर्व हमारे मुख्यमंत्री साहब। तो जानबूझ करके हिंदू मुसलमान हर चीज में करना, यही गलती है जिसके कारण से जम्मू कश्मीर की तबाही इनके द्वारा हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया हो। आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। एक तरफ जहां मोदी कैबिनेट ने इसे संविधान हत्या दिवस बताते हुए प्रस्ताव पास किया, तो पीएम मोदी ने अपने अनुभव भी साझा किए। कैबिनेट ने बैठक की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा और उन लोगों के योगदान को सराहा गया जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। इस बीच इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी की भूमिका को लेकर छपी किताब भी सामने आई। इमरजेंसी डायरी नाम की इस किताब पर पीएम ने प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा, जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की तरफ से जारी की गई किताब का गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में विमोचन किया। इस किताब की प्रस्तावना एचडी देवेगौड़ा ने लिखी है। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे। आज वही व्यक्ति परिवारवाद को, आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी आपातकाल को इतिहास का धब्बा बताया। Very thoughtfully, the government of the day decided that this day will be celebrated as संविधान हत्या दिवस। इमरजेंसी को भले ही 50 साल बीत गए हों, लेकिन हर वर्षगांठ पर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाती है। आज देश भर में बीजेपी की तरफ से संविधान हत्या दिवस के नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की फितरत आज भी नहीं बदली है और आज भी कांग्रेस उसी रवैये के साथ सियासत करती है। इस तरह के पोस्टर देश की राजधानी में जगह जगह नजर आए, जिसमें इमरजेंसी को काला अध्याय बताया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें इमरजेंसी के दौरान हुए दस्तावेज सामने रखे गए। हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमले किए। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि संविधान पर असली संकट तो मोदी सरकार में है। कहा जा रहा है कि पिछले 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी के हमले पर पलटवार किया। ये जो संकट में है आपके वजह से है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है, ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। खरगे ने कहा कि 1980 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को 2/3 बहुमत देकर इमरजेंसी की गलती को माफ कर दिया। इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आज क्या हो रहा है? आज की स्थिति से तुलना करो 2014 के बाद इस देश में 11 साल हो गए, अघोषित आपातकाल है। अभी जो चल रहा है 10 साल में, ये आपातकाल का बाप है और हम ये इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि पिछले 11 सालों से जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। ये इमरजेंसी नहीं तो और क्या है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।